नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। महंगाई महंगाई और महंगाई, जिससे हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार दुखी है। दुखी तो नेता भी है, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर, जिन्हें अपनी थाली तो साफ नजर आती है, लेकिन दूसरे की थाली में दाग नजर आता है। और ये दाग है महंगाई का। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के राज में महंगाई ज्यादा है, तो कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के राज में महंगाई ज्यादा है। बात चाहे पेट्रोल, डीजल और गैस की हो या फिर बिजली की बढ़ती दरों की, दोनों इन मुद्दों को लेकर एक दूसरे की सरकारों को कोसते हैं, लेकिन कभी अपनी सरकार को महंगाई के लिए दोषी नहीं बताते। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों नेताओं या सरकारों को महंगाई नहीं दिखती है, क्यों महंगाई की टोपी एक दूसरे के सिर रख दी जाती है। आज बहस इसी खास मुद्दे पर। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। इससे पहले कि हम ये अहम मुद्दा है इस पर चर्चा शुरू करें, एक नजर जरूर डालते हैं कि बीजेपी का आखिर महंगाई का मुद्दा क्या है, जिसको लेकर आज हल्ला बोल भी किया गया। बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में आज बीजेपी सड़कों पर उतरी, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। बिजली दरों समेत कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। उपखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। तो आज बीजेपी का यह हल्ला बोल था और इस तरह से प्रदर्शन आज बीजेपी ने किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का आखिर महंगाई का मुद्दा क्या है। पेट्रोल, डीजल, गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, और मुद्दा है पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ते हुए दामों का। अब क्योंकि तेल को लेकर इतने ज्यादा मुद्दा भी बनाया जा रहा है, तो तेल का गणित भी जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है गणित, क्यों इतना महंगा मिलता है तेल। पेट्रोल की बात करते हैं, बेस प्राइस इसका 39 रुपए 99 पैसे है। सेंट्रल एक्साइज उसमें 40 रुपए 55 पैसे लगता है। इसमें स्टेट वेट 29 रुपए 94 पैसे है। रोड सेस 1.5 रुपए लगता है और टीसीएस 6 पैसे है। वही कमीशन इसका 3 रुपए 45 पैसे है। कुल मिलाकर 115 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वही डीजल के दामों पर नजर डालें कि डीजल के दाम आखिर इतने महंगे क्यों है। बेस प्राइस इसकी 40 रुपए 40 पैसे है। सेंट्रल एक्साइज 40 रुपए 13 पैसे है। ये सेंट्रल एक्साइज है जो डीजल में लगता है। स्टेट वेट की बात करें तो 22 रुपए 16 पैसे स्टेट वेट है। वही रोड सेस 1 रुपए 75 पैसे है। ये डीजल में के आंकड़ों पर हम नजर डालें कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है। टीसीएस की बात कर ले तो ये 6 पैसा है। वही कमीशन इसमें यानी डीलर कमीशन इसमें लगता है 2 रुपए 35 पैसे, और इस तरह से कुल डीजल की कीमत है 106 रुपए 85 पैसे। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को लेकर हल्ला बोल दोनों ही कर रहे हैं। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का था हल्ला बोल, सड़कों पर उतरी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे लेकर मुद्दा बना रही है। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। जैसे कि हम रूबरू करा चुके हैं आपको, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सर, पूर्व मंत्री हैं, सरकारों में अहम भूमिका निभाई जब बीजेपी की सरकार रही है। अरुण जी, मुद्दा भी आप लोग ने बताया और बिल्कुल बिजली की मार आम जन पर पड़ रही है, लेकिन सर अपनी जब सरकार होती है या अगर हम केंद्र की बात कर लें, हर कोई आवाज उठा रहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार नहीं सुन रही। आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बिजली के बढ़े दामों को लेकर ही सिर्फ। देखिए श्वेता जी, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आज का हल्ला बोल जो प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर हमने किया है जी, वो उसमें केवल एक मुद्दा नहीं है। ओवरऑल 3 साल इस सरकार को हो चुके हैं जी, और जब तक का जो हनुमान पीरियड सरकार का हो सकता था पूरा हो चुका है। तो हनुमान पीरियड के बाद जो 3 साल की इनकी नॉन परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के सब मुद्दों को लेकर के इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के ऋण माफी के, वो पूरे नहीं किए। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं दिया। ये खुद कांग्रेस ने कहा था कि हम बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया। आज कानून व्यवस्था के नाते से महिला उत्पीड़न में ये कोई बीजेपी का आरोप नहीं है, ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि देश में पहले नंबर पर राजस्थान आके खड़ा हो गया है। दलितों के ऊपर अत्याचार रोजाना की सुर्खियां बन रही हैं। हम कानून व्यवस्था की हालत है कि थाने चौकी नीलाम हो रहे हैं। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर में भी खुलेआम बाजारों में गोलियों की घटना आज आम बात हो चुकी है। किसी प्रकार नियंत्रण की बात नहीं है। विकास पूरी तरह ठप है।
आप हालत ये है कि मैं बात करूं तो आपने कहा कि हम प्रशासन शहरों की तरफ अभियान लेके जा रहे हैं, 10 लाख के पट्टे बांटेंगे। 10 लाख के पट्टे के नाम पर अभी तक केवल रेवड़ियां बांटने का काम चल रहा है और पूरी तरह प्रशासन पंगु है। लोग दरवाजों पर खड़े हैं, दलाल घूम रहे हैं कि आप हमें पैसे दो तो हम पट्टे देने का काम करेंगे। इन ओवरऑल पूरी तरह अभी सड़क बनाना तो बहुत दूर की बात है, सड़क के आपने गड्ढे तक भरने का काम ये सरकार नहीं कर रही। मैं धौलपुर में बैठा हूँ, धौलपुर के गाँव में घूम रहा हूँ, लगातार वहाँ सड़क नाम की चीज़ नहीं है। इससे बढ़िया तो अगर पगडंडी पे चलते वो ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। हालत ये जयपुर शहर में अगर देखें, शहर की सफाई नहीं हो पा रही, वहाँ का कचरा नहीं उठ सकता। दिवाली के अवसर पर जा रहे हैं जो कभी नहीं हुआ, ऐसे अवसर पर दिवाली पे आप बिजली के स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस नहीं कर सकते, बदलने का काम नहीं कर सकते। पूरा द्रव्यवती नदी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप करने का काम किया, उसको आपने सेप्टिक टैंक बना दिया और उसके आसपास की जमीन को कांग्रेस के लोगों के शय के ऊपर लगातार कब्जे चल रहे हैं उसके ऊपर, और बार बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में अब एक मुख्यमंत्री नहीं, 120 मुख्यमंत्री जितने कांग्रेस के विधायक और समर्थक वाले हैं वो सब मुख्यमंत्री हैं, और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो पटवारी, तहसीलदार, थानेदार, चौकीदार सब लगाकर पूरी तरह के इस प्रशासन को पंगु करने में लगा। ठीक है अरुण जी, आपने एक बात कही कि ये सिर्फ बिजली के मुद्दे, बढ़े हुए दामों को लेकर नहीं, और किन चीजों को लेकर कमियां हैं जो 3 साल में सरकार को लेकर आपने पूरे एक एक मुद्दे यहाँ पर गिना दिए। इसी पर रामनारायण जी, क्योंकि विधायक हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेते हैं। रामनारायण जी, आपने अभी अरुण जी को सुना, हल्ला बोल बीजेपी ने किया, 3 साल का सरकार का फेल्यूर है ये उनका कहना था, और तमाम मुद्दे उन्होंने गिना दिए कि जिसको लेकर वादे किए गए लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है, आप लोग केंद्र पर सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश के जो मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है, जैसा कि बीजेपी कह रही है, क्या उस पर भी किसी की नजर पड़ी? ये तो साफ है कि अरुण जी मंत्री रहे हैं और अरुण जी को सब पता है। इनके समय में जिस प्रकार से 3 साल की बच्चियों की भी रेप होती थी, बातें गिनाने की, जिसकी सरकार आती दूसरी पार्टी गिनाती है। लेकिन आज यदि पूंजीपतियों का कर्जा माफ करना छोड़ दिया जाए तो देश में जो महंगाई की दर बढ़ रही है वो खत्म हो जाएगी। मैं इस बात को मानता हूँ। आखिर क्या कारण है कि देश में रेल की पटरियां बेची जा रही है? क्या कारण है कि किसान 1 वर्ष से धरने पे बैठे हुए हैं? क्या कारण है कि 40 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं पेट्रोल में? क्या कारण है कि देश की सीमाओं पे दूसरा देश कब्जा करता है? तो कहते हैं नेहरू जी के टाइम पे। रामनारायण जी, बिल्कुल आप ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ये नेशनल इश्यूज है, केंद्र पर सवाल उठाने के लिए मुद्दे बेहद अहम है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तब क्या कहेंगे? बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश को मानता हूँ। इनको तो राजस्थान दिखता है क्योंकि सत्ता इनके पास नहीं है। इनको वो चीज अलग है, लेकिन इनको पता है कि इनके समय में बिजली की दरें कितनी बढ़ी थी, क्या उतनी बढ़ी है क्या? ये बहुत सी बातें हैं जिनको अरुण जी शायद सोच नहीं पा रहे हैं। इनके आज पट्टे शहरों में मिल रहे हैं। मेरे इटावा में जाइए, डेली पट्टे बांटे जा रहे हैं, हम खुद बांट रहे हैं। आप इन्होंने शायद फोटो नहीं देखा होगा, सैकड़ों की संख्या में पट्टे बांट चुके हैं। धौलपुर में नेशनल हाईवे निकलता है, धौलपुर में कौन सी बात है, वहाँ कौन किसकी नगर पालिका है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? इसलिए ये बातें कहना आसान है। केवल ये कह करके देश के माहौल को खराब करना या कांग्रेस के खिलाफत में लाना ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ आपसे, मैं देश विदेश की बात नहीं करता, एक बात करना चाहता हूँ। यदि नरेंद्र मोदी की जगह अरुण चतुर्वेदी भी यदि देश का प्रधानमंत्री हो तो देश कमजोर होना बंद हो जाएगा कल ही। ये इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? ये अटल जी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के गुणगान उससे ज्यादा करते हैं जितना अयोध्या में राम का नहीं करते आजकल। इसलिए राजस्थान बहुत अच्छा स्टेट है। मुख्यमंत्री जी खुद इसकी गवर्नेंस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कैंपों में जा रहे हैं। कमियां बहुत सारी विपक्ष को दिख रही है रामनारायण जी, अगर कमियां हैं तो उसको इग्नोर क्यों करें? अगर वाकई में कुछ कमियां हैं तो क्यों ना उसको पूरा किया जाए? बार बार ये क्यों कह दीजिए कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है? हिंट करेंगे हम सुधारेंगे, अभी नहीं सुधारेंगे। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आह्वान किया है कि जो भी दूसरी पार्टी के लीडर्स, हमारी पार्टी के लीडर्स कहेंगे उन कमियों को सुधारा जाए। वो खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद गांव-गांव में घूम रहे हैं। ये बात शायद अरुण जी को भी पता। और इसके बाद मिथिलेश जामनी जी, देखिए आपने अरुण जी को भी सुना, रामनारायण जी को भी सुना। अहम बात यह कि क्या वाकई में महंगाई किसी को दिखती है? अगर किसी को राज्य में महंगाई दिखती है तो किसी को केंद्र के फैसलों पर महंगाई नजर आती है। दूसरे की थाली में सब कुछ कमियां नजर आती है और अपनी थाली एकदम साफ नजर आती है। सवाल ये कि अगर जनता की बात करें तो जनता की को तो मार दोनों तरफ से पड़ रही है। देखिए श्वेता जी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये किसी जमाने में कहा जाता था, लेकिन आज जो महंगाई के हालात हैं उसमें दाल रोटी खाना भी आम आदमी के लिए दूभर होता जा रहा है।
थाली से सब्जियां गायब होती जा रही है, घी और बटर पूरी तरह गायब हो गए हैं। अब महंगाई का मुद्दा असल में ये इस देश का एक माल्थस का सिद्धांत था अर्थशास्त्री का कि डिमांड और सप्लाई से अगर इन्फ्लुएंस बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो समझ की बात है। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ ना महंगाई इसकी जो मांग और जो सप्लाई की चेन है वो बैलेंस है, उसके बाद भी महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टैक्सेशन ज्यादा है। दूसरा एक महंगाई बढ़ने का एक रीजन बताया था कि अगर आपकी लागत दर बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में केवल और केवल जीएसटी की वजह से, पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, बीजेपी और कांग्रेस सारे वहां उसमें मौजूद थे। जब जो ही पेट्रोल और डीजल को उसमें शामिल करने की बात आई तो दोनों ने मिलकर इसको रिजेक्शन कर दिया। इसका मतलब इस देश का दुर्भाग्य है कि अमीर आदमी तो सरकार को नुमाइंदों को खरीद लेगा, जो गरीब आदमी है उसको ये गेहूं राशन बांट के अपना काम चला लेंगे। लेकिन इस देश में एक बड़ा तबका है निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग, वो आज बेजा परेशान है। उसके पास रोजगार नहीं है, उसके आय फिक्स है, जिनकी तनख्वाह फिक्स है उनके हालात जाके पूछिए। आज बैंकों में एफडी का ब्याज कम हो गया। जो पेंशनर है जिन्होंने 50 लाख रुपए बैंक में डाल रखे हैं उनको जो ब्याज मिल रहा है एफडी पे बहुत कम मिल रहा है। और कल गारंटी दी गई अगर बैंक डूब जाता तो केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी बुजुर्ग का 50 लाख की एफडी डूब गई और उसे 5 लाख रुपए मिला तो इस महंगाई के दौर में कैसे सरवाइव करेगा? तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। और पेट्रोल और डीजल एक अहम मुद्दा है, डीजल की वजह से सारी चीजों की प्राइस बढ़ती है, ये हर राजनेता जानता है। लेकिन वोटों की जो गोटी है उसे सेकने के लिए लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आज हल्ला बोल बीजेपी का था, आप उसे जायज मान रहे हैं ना? देखिए, हल्ला बोल अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए जायज माना जा सकता है कि 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दरियावद और वल्लभनगर, वहां अगर इसका कोई असर पड़ता है तो माना जाएगा। लेकिन मैं एक चीज कह दूं कि इस मामले में जैसे प्रशासन शहरों के संग अभियान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान है कि इसमें कामयाबी मिलनी ही चाहिए। वो इसे बहुत बड़ा वेपन मान रहे हैं, अगले इलेक्शन में पॉलिटिकली सियासी वेपन मान रहे हैं और उसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा एक जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसमें उन्होंने अभी रीट की एग्जाम की है और सेकंड ग्रेड भर्ती की आज ही है कि 29,000 और पदों पर भर्ती निकालने जा रहे हैं। पटवारी के एग्जाम कराएं, एसआई के एग्जाम कराएं, आरएएस प्री कराइए। तो जो यूथ था जिसे एक डिप्रेशन की लहर में थी कोरोशन में, जो पैंडेमिक सीजन है उसमें आप मान रहे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन पैंडेमिक सीजन में जितनी भी कंपनियां उन्होंने अपना प्रॉफिट रेशो बढ़ा दिया है उस पर भारत सरकार को काम करना चाहिए। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 164% बन गया, 164% बढ़ गया है, ये तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं। तो आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? केवल रोटी को ही विकास मानेंगे? यानी इस देश को रोटी का विकास बना के दोनों भाजपा कांग्रेस अगर ऐसा करना चाहती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति होगी। अरुण जी, मिथिलेश जी जिस तरह से बात कह रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी को प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सरकार की कोई काम नहीं हो रहा है? आपको पॉजिटिव नजर नहीं आती? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान में जो चल रहा है वो भी फेल है, उसमें भी पट्टे नहीं बन रहे हैं, जबकि लक्ष्य 10 लाख पट्टों का है, बल्कि इससे भी ज्यादा। क्या जनता के हित में आपको ये नहीं नजर आता? देखिए श्वेता जी, मैं मिथिलेश जी की बातों को, मिथिलेश जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मिथिलेश जी। मैं 2-3 बात कहूंगा। मिथिलेश जी इस बात को भी अप्रिशिएट करें कि सरकार जो होती हैं, सरकारें परपेचुअल होती हैं। सरकार एक राज्य के, एक सरकार ने कुछ अगर गलत काम किए हैं तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं आने वाले परिणामों को। पेट्रोल डीजल कीमत में 2 बात कहूंगा। मनमोहन सिंह जी देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस डेफिसिट को दूर करने के लिए बॉन्ड्स किए जिनका रीपेमेंट अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को करना पड़ रहा है। एक इसके जवाब खुद ही अपने आप दें कि देश की इकोनॉमी में इन सब चीज़ों का इफेक्ट कैसे होगा। दूसरा, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है। आज के अखबारों में एक खबर है कि बाकी जगह 20% के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ी है तो राजस्थान में 12% के, यहाँ 20% बढ़ी है और बाकी राज्यों में 12% बढ़ी है। इसका सीधा सीधा कारण है कि राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर 36% वैट है और डीजल के ऊपर 26% वैट है। तो 36% और कम से कम कांग्रेस को बोलने का अधिकार तब है तो कम से कम अपने आप पहले वैट तो कम करें, उसका बोलने की बात करें। दूसरा, जीएसटी काउंसिल में केंद्र की सरकार खुद वित्त मंत्री प्रस्ताव लेके आई थी पेट्रोल और डीजल को दोनों को जीएसटी के दायरे में लेके आने का। उसमें आज कांग्रेस की सरकारों ने विरोध नहीं किया होता तो शायद ये जीएसटी के दायरे में होता, आम आदमी को राहत की बात निकल करके आती। दूसरी बात, आप बैंक गारंटी की बात आज मिथिलेश जी ने की, मैं उनसे एक ही कहना चाहता हूँ, 5 लाख तक की गारंटी। जब 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय बैंकों में लूट पड़ रहे थे। रात को, आधी रात को
लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का लोन दिया जाता था घर बुला करके, जो उनको जिनके ऊपर कार्रवाई करके आज नरेंद्र मोदी जी को उनको देश से बाहर भागना पड़ा, उन सबको किया। कम से कम 5 लाख तक की गारंटी देने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले की सरकारों तो के लूटने का काम किया था। जहां तक नौकरियों का विषय है, आज आप देखिएगा एसआई की परीक्षा होगी, पटवारी की परीक्षा होगी, रीट की परीक्षा होगी, आरएएस के एग्जाम जो नाथीबाई का बाड़ा बन चुका है, आज केवल आरएएस नहीं है, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाथीबाई का बाड़ा। आज कहते हो रीट की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई। मैं एक ही बात है कि रीट की परीक्षा में आज भी आप कांस्टेबल को पकड़ रहे हो, आरएएस ऑफिसर को पकड़ रहे हो, बाबू को पकड़ रहे हो, मध्यस्थों को पकड़ रहे हो, और लगातार ये चयन परीक्षा के लेके अब तक चल रही है। जब पेपर आउट हुआ, चाहे एक को हुआ, एक से माध्यम से 1 लाख तक पहुंचा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। सरकार ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, हमने कराई है, चाहे गलत और सही हो, इसको रद्द नहीं करेंगे, चाहे आदमी बढ़ता रहे, चाहे युवा कितना भी परेशान हो, उसके भविष्य के साथ कितना भी खिलवाड़ करो। इस सरकार एक नहीं, हर मोर्चे के ऊपर पूरी तरह विफल होकर सरकार खड़ी है। इसलिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, इसके जाने की बात। अभी 17 दिसंबर को तीसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी और कमियां लगातार अरुण जी बता रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर जो उन लोगों को नजर आता है वो ये कमियां हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्योंकि आप लोग पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं यहाँ पर हामी भरी गई कि हाँ इसे जीएसटी में शामिल कर लिया जाए? तब सबने एक तरफा मना कर दिया। अब इसके बाद अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं इसको कम करे, केंद्र सरकार कम करे, तो बीजेपी कहती है कि आप वैट कम कर दीजिए राज्य में। तो करना तो ऐसा लगता है दोनों ही कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस बातें ही हो रही हैं। रामनारायण जी। श्वेता जी, आप तो जानते हो अरुण जी बहुत अच्छे आदमी है, तार्किक भाषा में, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि यहाँ जब ये रिट की परीक्षा की बात करते 30,000 विद्यार्थियों को यदि नौकरी मिल रही है तो टांग क्यों अड़ा रहे हैं? ये आइडेंटिफाई नहीं करे, जिनके ऊपर सत्ता पकड़ रहा है वो प्रूव करेंगे। हाईकोर्ट में मामला इन्होंने डाला, वहां गया, इनके ये तो नहीं हुआ राजस्थान में कि जैसे दिल्ली में हो रहा है, डायरेक्ट आईएएस बिना परीक्षा के। मैं नाम नहीं लूंगा इनके नेताओं के, गरीब को चपरासी की नौकरी नहीं, और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आईएएस बन रहे हैं। इससे ज्यादा कैसे कहा है वो फिर किसी की भी सरकार हो। देखिए मामले हर तरफ से सामने आते हैं, लेकिन रामनारायण जी जीएसटी में शामिल करना पेट्रोल डीजल को, और इसका भी विरोध कर दिया गया, इसका जवाब एक बिल्कुल आप पता कर लीजिए। हमारे कोटा संभाग में भी बच्चे यदि किसी बड़े नेता की गई है आईएएस में, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, जिनके पेपर आज भी इनकी 36% नंबर नहीं आते थे, क्या वो आईएएस के लायक? इसलिए ये जो देश को जिस तरह से कमजोर कर रहे हैं, यानी कि जवाब ही देना चाहते सर, पेट्रोल डीजल जीएसटी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो जाएगा तो कम हो जाएंगे दाम, आम जन को राहत मिलेगी, मानते हैं आप इस बात को? श्वेता जी, पेट्रोल डीजल में कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है। ये कहते हैं कि राजस्थान में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश ने भी इसका विरोध किया है, शायद इनको पता नहीं है, ये उनसे टेलीफोन से पूछ रहे हैं भी, मध्य प्रदेश ने भी। लेकिन केंद्र सरकार एक समान रूप से टैक्स की बात क्यों नहीं करती किसी स्टेट को? स्टेट को लड़ाना क्यों चाहती? ये स्टेट का मामला है, ये सारा देश। फिर क्यों बातें की जाती है सर कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम कर दिए जाए? आप केंद्र को बोलेंगे कि आप दाम कम करिए, वो बोलेंगे राज्य को कि आप वैट ही कम कर दीजिए, एग्जांपल आप सेट कर दीजिए। मिथिलेश जामनी जी, इनकी मंशा क्या है? जी, मैं अरुण जी भाई साहब धौलपुर में बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कल एक आज हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन कल भाजपा में वहां के जो सांसद हैं मनोज राजौरिया जी ने अपने ही प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन की बधाई पर पोस्टर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिखवाई, सूचना दी, उनके पोस्टर हटाए गए। तो जो भाजपा के अंदर जो चल रहा है उस पर भी हल्ला बोलेंगे या केवल बाहर चलेंगे? राजस्थान में केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, और अब की बार सतीश सरकार, जो अंदर जो चल रहा है उसको कैसे कहोगे? आज तक यूपी में भी ऐसा नहीं कहा होगा कि अब की बार योगी सरकार, एक ही नारा लगता है बीजेपी में, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो चल रहा है भाजपा में अंदर, उसमें कब हल्ला बोलेंगे? जो आंतरिक कलह चल रहा है इनका। अरुण जी, इसका जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा 120 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये जो अंदरूनी कलह की बात बार बार सामने आती है, जो सवाल अभी मिथिलेश जी आपसे जवाब चाहते हैं। मिथिलेश जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है। हम एक एक विषय को, एक एक कार्यक्रम को, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की टीम है,
वो टीम तय करती है। उसके बाद ही कार्यक्रमों को बढ़ाने की बात हो, चाहे आज का हल्ला बोल का कार्यक्रम हो या फिर आने वाले कार्यक्रम हो, जितने भी संगठनात्मक आंदोलनात्मक, उन सबको टीम तय करती है। इसलिए भविष्य के इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सड़क पे खड़े होकर कोई नारे लगाने वाला तय नहीं कर सकता कि कौन नेतृत्व करेगा। ये समय आने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड ये मिलकर के तय करेगा, इसको निकालने की बात होगी। जहां तक व्यक्तिगत विषय हैं, इन व्यक्तिगत विषयों के ऊपर पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता। पार्टी पूरी तरह से इन एकमुखी होकर के हम इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार की कमियों को निकाल करके हम जनता को उसके साथ जोड़ने का काम सतत कर रहे हैं मैडम। ठीक है, मिथिलेश जी क्लास कमेंट, क्योंकि वक्त मैं खत्म हो रहा श्वेता है। जी एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे गहलोत जी की सरकार हो, जो गैस का सिलेंडर आज 944 रुपए का हो गया, जो खाद्य तेल 70 रुपए किलो से बढ़कर 160 रुपए किलो हो गया, जो मूंग की दाल 90 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक हो गई, वो आम आदमी किससे गुहार करे? जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें तमाम सरकारों का काम होता है जन कल्याणकारी नीतियां। गांधी जी का यही सपना था कि गांव और गरीब का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ उसको विकास देना। लेकिन ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये दोनों सरकारें मंथन करके बताएं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, महंगाई आखिर दिख क्यों नहीं रही है? अपने मुद्दे हैं, अपने राग है हर किसी के, फिर अलग अलग पार्टियों की बात कर ले, सरकारों की बात कर ले, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात कर ले। सवाल तो ये कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, आमजन परेशान हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो फैसले लिए जा रहे हैं, आज जो अनदेखी महंगाई की कर रही है, कल को यही सरकार पे भारी न पड़ जाए, फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आम जन के इस दर्द को दूर करने की जरूरत है, जो सरकारें ही कर सकती हैं अहम फैसले लेकर। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।